बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर एक नहायत गंदा और भोंडा फैसला करने जा रही है, जिसमें तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया जाएगा। सबसे पहले इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट के काजी ने जो जजेस का बेंच बनाया है, उसमें अपने दो पसंदीदा जज मुसर्रत हलाली साहिबा और मोहम्मद अली मजहब पर मुश्तमिल ये जो बेंच काजी की सरबराही में बनाया गया है, इसमें काजी ने अपने अलावा जो दो जज रखे हैं, ये दोनों जज चमचागिरी में काजी से भी दो हाथ आगे हैं। काजी ने इस फैसले के लिए कोई रिस्क नहीं लिया, जिसमें कि इस काजी को जरा बराबर भी शक हो कि इसके फैसले को, जो कि पहले से इसे लिख कर दे दिया गया है, कोई भी दूसरा साथी जज अपोज करे। ये साइकोपाथ काजी, जो कि पाकिस्तान की गिरती हुई साख पर उस वक्त मुसल्लत किया गया है जब पाकिस्तान को मुहिब्बे वतन और बाअख्तियार गवर्नमेंट अथॉरिटीज की जरूरत है, लेकिन ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी और बाअख्तियार कुर्सी पर काजी जैसे इंसान को चीफ काजी के इख्तियार सौंप देना यकीनन मुल्क और कौम के साथ एक नाकाबिले तलाफी ज्यादती है। लेकिन काजी को इस कौमी ज्यादती की नुकसान की जरा बराबर परवाह नहीं है। उसने कौन सा इस मुल्क में रहना है जिस शख्स की प्रॉपर्टी, जायदाद, एसेट्स पाकिस्तान से बाहर मौजूद हों, उसको पाकिस्तान की क्या परवाह। और प्रॉपर्टी भी ऐसी कि जिसका किसी को भी हिसाब किताब पूछने की जुर्रत नहीं है। ये जालिम शख्स न जाने किस गुनाह की सजा के तौर पर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। पीटीआई के खिलाफ इंतखाबी निशान छीनने की जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट आई है, पहले तो काजी को यह फैसला करना चाहिए कि दरख्वास्त समाअत के काबिल भी है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद किसी भी सूरत फरीक बन के एक सूबे की अदालत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ सकता है। लेकिन क्योंकि काजी जमीनी खुदाओं और अपनी जाती दुनियावी मफादात के आगे इतना बेबस और लाचार है कि इसने रातों रात इस दरख्वास्त को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि एक नहायत वन साइडेड बेंच बनाकर अपना मकरू चेहरा एक बार फिर अवाम को दिखाया। काजी यकीनन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को टेक्निकल बुनियाद पर गलत साबित करेगा और अपने टिपिकल बाइस्ड बिहेवियर जो इन्होंने पीटीआई की वुकला के साथ रवा कर रखा है, इसको जारी रखते हुए पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेकर इस मुल्क की 80% आबादी के साथ जो ज्यादती की जाएगी, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ काजी फाइज ईसा ही होगा। पीटीआई से बल्ला छीनने के इस सरासर नाजायज और गैर कानूनी फैसले से काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। जरा आप अंदाजा करें कि इस किस्म के फैसले किसको फैसिलिटेट करने के लिए किए जा रहे हैं। जिस शहजादे की तारीख ही जजिस को खरीदने की है, पूरा बेंच खरीदने का वसी तजर्बा है, जज साहिबान को एक फोन कॉल पर अपनी मर्जी के ऑर्डर करने का कहता था, और इसकी ख्वाहिश के मुताबिक माजी में जज साहिबान ने अपना फैसला देकर अपना मुंह तो काला किया ही है, और इसके साथ साथ अपने जज के इस मुकद्दस मनसब के साथ जो ज्यादती की है, उसका खमियाजा आज तक कौम भुगत रही है। इस नवाज शरीफ को अगर पहले दिन से ही सख्त कानून और आइन का सामना होता, तो यकीनन इसकी सिस्टम खरीदने और इस सिस्टम को हाईजैक करने की मकरू आदत की हौसला शिकनी होती। लेकिन बदकिस्मती से हमें आज तक कोई बहादुर जज या कोई बहादुर आला ओहदेदार ही नसीब नहीं हुआ जो सिस्टम के इस नासूर को कानून के शिकंजे में लाए और ऐसी सख्त सजा दे जो सभी के लिए एक मिसाल बन जाए। पीटीआई के खिलाफ बल्ला छीनने की समाअत को जरा आप सुने तो आपको पता चलेगा कि काजी फाइज ईसा खुद इलेक्शन कमीशन के वकील बने बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन के वकील की तमाम तर जिम्मेदारी खुद पूरी कर रहे हैं। जरा अंदाजा करें कि इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी में बैठा ये काजी इतना भी ख्याल रखने से कासर नजर आ रहा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ पॉलिशियर ऑफ समवन नहीं है। जब निजाम इस कदर गंदा, गलीज और बदबूदार हो जाए कि इसको कोई शर्म बाकी ना रहे कि दुनिया के सामने मेरा तमाशा बन रहा है और दुनिया की क्या परवाह करनी, आपको तो सिर्फ अपनी कौम की परवाह होनी चाहिए। लेकिन जब निजाम के ठेकेदारों में ये एहसास भी खत्म हो जाए, तो बस इसे अपने मजमूम मकासद को हासिल करने की पड़ी हो, और अगर इसमें कोई पूरी कौम के सामने नंगा भी हो रहा है तो उसको इसकी कोई परवाह नहीं, तो ऐसे हवास खो बैठे निजाम का हिस्सा कोई भी बाशऊर, पढ़ा लिखा और शरीफुल नफ्स इंसान नहीं बन सकता।
ऐसा ही हमें देखने में आया कि कैसे पहले मज़ाहर अली नकवी ने इस्तीफा दिया और फिर जस्टिस एजाजुल हसन जैसा मुदब्बर पढ़ा लिखा शख्स जो हमेशा नहायत शफीक तरीके से मुकदमे की समाअत करते थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। जिसको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जस्टिस एजाजुल हसन को इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो कहते हैं कि ना जिस दौर में जीना मुश्किल हो जाए उस दौर में जीना बहुत ज़रूरी होता है। जस्टिस एजाजुल हसन को इस गंदे सिस्टम से फाइट करना चाहिए थी और अपना एक फाइटर का रोल तारीख में रकम करना चाहिए था। लेकिन हर शख्स उम्र के इस हिस्से में इतने मजबूत असाब और मुहब्बे वतनी से सरशार नहीं होता कि वो अपनी जाती और माली हैसियत को पसे पुश डालकर मुल्क को कौम के लिए स्टैंड ले। बहुत बहुत हिम्मत और स्ट्रॉन्ग नर्व्स की ज़रूरत होती है, जिसकी जिंदा मिसाल इमरान खान की सूरत में हमें नजर आ रही है। बहैसियत कौम ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसा निडर बहादुर और ईमानदार लीडर हमारे दरमियान जिंदा सलामत है। लेकिन इसके साथ ही नहायत बदकिस्मती की बात यह है कि हम अपने इस अजीम लीडर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जस्टिस एजाजुल हसन के इस्तीफे और काजी फाइज ईसा के लगातार इंसाफ की धज्जियां उड़ाने से ऐसा लगता है कि अब इस कौम को कोई मिरेकल टाइप ही चीज बचा सकती है। लेकिन हम मुसलमान हैं और हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अल्लाह से हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही इनके जुल्म और सितम का सूरज गरूब हो जाएगा और इस मुल्क को अवाम को अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक कानून और आइन की पासदारी करने का मुकम्मल हक इख्तियार हासिल होगा। काजी साहब को मैं ये कहूंगा कि वो जो जजमेंट पास करना चाहते हैं बल्ला पीटीआई से छीनने के सिलसिले में, वो तो उनको पता ही है कि उन्होंने क्या जजमेंट देनी है, क्या फैसला देना है। तो ये अवाम का पैसा और वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? पाकिस्तान के सबसे बड़े लॉयर को एंगेज करके, जिसकी फीस ही करोड़ों में है, रोज का कोई 10-12 करोड़ जाया करना इस पे, क्या आप मुतहम्मिल हो सकती हैं? आपका ज़मीर इतना जिंदा है कि आप इतनी बड़ी खतीर रकम जाया करें उस मुल्क की कि जिस मुल्क में लोगों को बेसिक जरूरियात ही मैसर नहीं है? कई बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं, कई घरों का राशन पूरा नहीं होता, उन्होंने एक वक्त की रोटी खाना छोड़ दी है और आप मजे से लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और वो फैसलों के लिए तमाशा लगा के बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो आपको पता है कि आपने क्या देना है। आपने बल्ला तहरीक साहब से छीनना है और इसकी वर्डिक्ट सुबह आ जानी है। आप यही करेंगे। आपकी सोच, आपके हवासों में इमरान खान और पीटीआई की स्ट्रेंथ ऐसे बैठी हुई है जिससे ना जाने आप क्यों खाइफ हैं। हमारा मुल्क है, हम अवाम हैं 25 करोड़। हम जिसे चाहे वोट दें, हमें हमारे हक से महरूम करने के लिए आपके पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है, कोई ऐसा डंडा नहीं है कि वो आप 25 करोड़ अवाम के सर पे बरसाएं। हम आपसे पूछेंगे कि अगर आपने ऐसा फैसला दिया, मुल्क की 80% से ज्यादा अवाम जिसकी तर्जमानी करती है, उसको आपने उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया, तो ये आपके सर पे एक बहुत बड़ा जुर्म होगा। आपको इसका हिसाब देना होगा। आज की जो हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, ये अगर आपने सुनी हो या देखी हो, एक काम काजी साहब थोड़ा अपने अनजाने में अच्छा करके कि इसकी लाइव हियरिंग टेलीकास्ट होती है। आपने उसमें देखा हो कि काजी साहब पीटीआई के वकील को किस तरह आड़े हाथों लेते हैं। आप पीटीआई के वकील को बोलने नहीं देते और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो पार्टी बन के आपके सामने आया हुआ है, उसकी हर बात आप इतनी तवज्जो से सुनते हैं जैसे कि आपने उससे दलाइल लेने हों या देने हों। आपके होते हुए इलेक्शन कमीशन को किसी वकील को हायर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे पैसों से इलेक्शन कमीशन ने वकील हायर किया और वकील हायर करने के लिए वो फैसला आपसे उगलवाना है जो उन्होंने ही आपको दिया हुआ है कि आपने क्या फैसला देना है। पीटीआई के वकील जब अपनी दलील पेश करते हैं तो काजी साहब या तो उनको चुप करा देते हैं या उनकी ख्वाहिश होती है कि पीटीआई का वो वकील आए आगे जिसके पास इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो या वो ज्यादा बोल ना सकता हो, जिस तरह आज हामिद खान को आप सुनना चाहते थे, लेकिन जब बैरिस्टर गौहर खान ने उनको टेक ओवर किया और उनकी जगह बोलने शुरू हुए तो आपने फौरन उनको कट डाउन किया। आपने कहा कि आप जूनियर कौंसल हैं, आप ना आए, हामिद खान है वो उनको बोलने दें। शायद उनका एज फैक्टर है या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो नहीं है। आप उनको प्रेशराइज इजीली कर सकते हैं। हम सब देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन इतनी वीक हो कि मुझे ये गंदा और घिनौना फैसला करने में जरा भी मुश्किल ना होए और मैं आराम से ये गंदा फैसला अवाम पे इम्पोज करके अपने आप को फायदा देके निकलूं यहां से। ऐसा नहीं होगा।
ہم آپ سے پوچھیں گے، اور اگر آپ ہم سے بچ بھی گئے تو اوپر اللہ کی ذات ہے جو آپ سے ہر فیصلے کا حساب لے گی، آپ سے آپ کے طاقت اور اختیار کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گی، تب آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا ہوگا جب تک ایٹ لیسٹ آپ اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنے فیصلے عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق کرنے ہوں گے۔ آپ چیف جسٹس ہیں 25 کروڑ عوام کے۔ آپ چیف جسٹس کسی ایکس وائی زیڈ کسی پاورفل اتھارٹیز کے نہیں ہیں۔ آپ کو غریب لوگوں کی سوچنی ہے، آپ کو سوچنی ہے عوام کی مرضی، عوام کی سوچ کس طرف جا رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ عوام کیا چاہتی ہے، عوام کی چاہت کو دور رکھا جا رہا ہے۔ یہ جو کانسپریسی سازش کی جا رہی ہے عوام کے اگینسٹ، اس کو آپ ہی نے بلاک کرنا ہے۔ آپ کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس ہی جا کے اس کی فریاد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے بعد جو عہدہ دیا ہے وہ آپ کو دیا ہے، تو آپ اس عہدے کا لاج رکھیں، اللہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں جس پہ لوگ آپ کو تعریف کریں، آپ کو سمجھیں، تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے سنہرے حروف سے۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ قاضی صاحب نے پی ٹی آئی سے بلہ چھیننا ہے اور صبح یہی ورڈکٹ آنا ہے، صبح یہی دوبارہ عوام پہ بجلی گرنی ہے، انہوں نے اسی چور کو دوبارہ قوم پہ مسلط کرنا ہے جو چوتھی بار دوبارہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ساری پراپرٹیز اس کی انگلینڈ میں ہیں، یہاں دکانداری کرنے آتا ہے، لوٹ کے 25 کروڑ عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے خزانے کو خالی کر کے دوبارہ بھاگ جاتا ہے ادھر، اور وہاں بیٹھ کے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، سسٹم کی بولی لگاتا ہے، طاقتور اتھارٹیز کو انگیج کرتا ہے، یا ان کے پاؤں پکڑتا ہے یا ان کو خریدتا ہے، اور جب اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو دوبارہ آ کے یہاں پہ پولیٹیکل کیمپین کا ڈرامہ شروع کر دیتا ہے۔ کیا ہماری قسمت میں اسی قسم کے چور ڈاکو رہ گئے ہیں؟ ہم نے کیا کوئی باشعور قوم کبھی بھی نہیں بننا؟ ہمیں خود یہ چیز سوچنی پڑے گی۔ الٹیمیٹ طاقت عوام کے پاس ہے، ہم اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اور اس کا بیسٹ پلیٹ فارم یہ ہوتا ہے سیولائزڈ نیشن میں الیکشنز۔ الیکشن کے تھرو ہم اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، لیکن ہماری اوپر کی اتھارٹیز کے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ الیکشن اس طرح کی کانڈکٹ کریں کہ جس پہ ہمیں اپنا فیصلہ لینے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔